हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम लोग बिहार स्पेशल के प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ को कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, जिसमें से कि हमने ऑलरेडी 2 सेट को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो जा करके आप लोग उसको ज़रूर देख लें। और ये सीरीज़ जो है, इसमें 50+ क्वेश्चन का सीरीज़ चलाया जा रहा है, जिसमें कि ये आपके 69वीं BPSC के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी थी। तो अगर ये चीज़ आपसे पूछ रहा है कि बिहार में और झारखंड के बारे में, तो एक चीज़ तो याद रख लीजिएगा सबसे पहले बिहार और झारखंड के बारे में। तो बिहार के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को। तो ये चीज़ आपको पता होगी ऑलरेडी कि इसकी स्थापना हुई थी। और उसी के बाद इससे उड़ीसा राज्य अलग हुआ था। तो उड़ीसा राज्य इससे अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। ये चीज़ भी अगर आपसे पूछे तो ये आपको याद होना चाहिए। और जस्ट इसी के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हम बिहार राज्य से झारखंड राज्य अलग हुआ था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अलग हुआ था। तो उस समय जब ये अलग हुआ था तो इसमें सीटों की संख्या कितनी थी बिहार में पूछ रहा है। तो उस समय जब ये अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, तो बिहार में जो सीटों की संख्या है 54 और 22 थी। अर्थात राज्य लोकसभा और राज्यसभा की सीट पूछ रहा है तो उस समय 54 और 22 थी। और अभी अगर वर्तमान में पूछेगा तो लोकसभा की सीटों की संख्या है 40 और राज्यसभा की सीटों की संख्या पूछेगा तो 16। ये भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं हम लोग झारखंड की, तो इसके बारे में याद रखिएगा। साथ ही झारखंड की बात करें तो यह जब अलग हुआ था तो लगभग 46% भूमि जो है बिहार का लेकर के अलग हुआ था। और जितने भी खनिज से संबंधित चीज़ें थीं तो वो सभी झारखंड के अंदर चली गई थी। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन का जितना भी डिटेल था आप लोगों को बता चुके हैं इससे संबंधित सभी प्रश्नों को। और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा 54 और 22। इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसका दूसरा क्वेश्चन है कि बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किए जा चुके हैं। तो ये प्रीवियस सेट में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि बिहार में अगर पहली बार की बात करेगा तो 29 जून 1968 को लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन। ये भी ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं कि 29 जून 1968 ईस्वी को पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और उस समय पूछेगा कि हमारे सीएम कौन थे, तो सीएम भी आप लोगों को बताए थे कि भोला पासवान शास्त्री थे, जो वो हमारे सीएम थे। और गवर्नर की बात करेगा तो गवर्नर नित्यानंद कानून थे। ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है कि उस समय सीएम और गवर्नर कौन थे। और अभी टोटल आप लोगों को बताए थे कि टोटल अगर बिहार की बात करेगा तो बिहार में 8 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। और लास्टली लगा था कब, 2005 ईस्वी में। उस समय सीएम के पद पर थी हमारी राबड़ी देवी। तो इसको भी याद रखिएगा अच्छे से कि पहली बार 29 जून 1968 ईस्वी को हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा था और लास्टली कहेगा तो 2005 में। टोटल अभी 8 बार लग चुका है। ये प्रश्न अगर पूछे तो आपको आंसर इसका बना देना है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। तो राज्यपाल जानते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर जो हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। और बात अगर राज्यपाल की हुई है तो राज्यपाल के पद के बारे में कहेगा तो अनुच्छेद 153 में है। ये भी याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछता है कि राज्यपाल के नियुक्ति किस में है। तो अगर नियुक्ति की बात करेगा तो अनुच्छेद 155 में है। ये भी अच्छे से याद रखिएगा कि राज्यपाल के पद की बात करेगा तो 153 और नियुक्ति की बात करेगा तो 155 है। ये भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। और राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति की बात करें तो वो भी 161 में दिया हुआ है। ये भी अच्छे से याद रखिएगा। और इसके अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहेगा तो अनुच्छेद 213 में है। ये चीज़ भी कुछ फैक्ट हैं जो कि इससे संबंधित आपको याद रखना है अगर इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे राज्य से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्य के मंत्रिपरिषद की जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है। तो जैसे केंद्र में जाते हैं तो वहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, तो राज्य में यहाँ सीएम होते हैं। तो जो सीएम होते हैं वही बैठकों की अध्यक्षता भी करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो मुख्यमंत्री हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि राज्य का जो है वास्तविक प्रधान जो होता है मुख्यमंत्री ही होता है, जबकि कार्यपालिका का प्रधान पूछेगा तो राज्यपाल होता है। ये चीज़ भी आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। तो जैसा कि ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी पिछले सेट में भी बताए थे और कि अनुच्छेद 165 जो है वो राज्य के महाधिवक्ता की बात करता है, जो कि राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। और अगर हम लोग केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र में महान्यायवादी आता है, जिसका कि अनुच्छेद 76 है। उसको भी याद रखिएगा कि अगर केंद्र में पूछे तो महान्यायवादी और राज्य की बात करेगा महाधिवक्ता, तो इसके लिए अनुच्छेद 165 है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है। तो अगर बात करें हम लोग धन विधेयक की, तो धन विधेयक का
निर्णय जो है उससे चर्चा कौन करता है? तो सबसे पहली बात कि ये जैसे ही पेश होता है तो पहली बात कि ये सीधे विधानसभा में पेश हो सकता है, विधान परिषद में नहीं पेश होता है। उसके बाद अगर बात करते हैं धन विधेयक की, तो ये धन विधेयक है या नहीं ये डिसाइड करने का जो काम होता है स्पीकर का होता है। तो स्पीकर कौन? जो विधानसभा के होंगे वो। तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है उसी के पास ये पावर दिया गया है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये चीज़ बताने के लिए। और अगर हम लोग अनुच्छेद में बात करते हैं तो धन विधेयक की परिभाषा की बात करेगा तो अनुच्छेद 110 में दिया हुआ है, जबकि इसको पारित करने का तरीका पूछेगा तो अनुच्छेद 109 में दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं तो इसका निर्णय करता है हमारा विधानसभा का अध्यक्ष। इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति है जो बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? तो सबसे कम समय तक रहने वाले सतीश प्रसाद सिंह हैं। इसको अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा। सतीश प्रसाद सिंह है जो कि सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। और भोला पासवान शास्त्री कहेगा तो निम्न जाति से जो थे यही है, अनुसूचित जाति से। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और पहली महिला की बात करेगा तो राबड़ी देवी थी। इनको भी याद रखिएगा कि पहली महिला सीएम मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो राबड़ी देवी बनी थी। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो दिए गए विकल्पों में से अगर हम लोग देखते हैं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा भागलपुर, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि भागलपुर की अगर बात करें तो इसमें 2 ही जिले आते हैं, एक तो भागलपुर और दूसरा बांका आता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि भागलपुर और बांका जो है सिर्फ 2 आता है भागलपुर प्रमंडल में। तो इस तरह से आप लोगों को प्रमंडल वाले वीडियो में ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं। टोटल प्रमंडल 9 है और 9 प्रमंडल में कौन कौन से राज्य आते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं, इस सब के बारे में डिटेल में बताया गया है आप लोगों को। अगर आप लोगों को वो चीज़ नहीं समझ में आती है कि किस प्रमंडल में कौन से ज़िले आते हैं तो आप उस वीडियो को जा करके जरूर देखें, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और उसके बाद आपको किसी भी तरह का डाउट नहीं बचेगा कि कौन सा जिला किस प्रमंडल में आता है, और याद करने के लिए आपको तरीका भी समझाया गया है उसमें। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है। तो अभी जस्ट बताया आप लोगों को कि राज्य का वैधानिक प्रधान जब भी कहेगा तो हमारा राज्यपाल हो जाएगा, जबकि वास्तविक प्रधान कहेगा तो मुख्यमंत्री हो जाएगा। तो दोनों आंसर आपको याद रख लेना है कि अगर वैधानिक पूछे तो राज्यपाल और वास्तविक पूछे तो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं? तो अनुसूचित जाति की बात करेगा तो अनुसूचित जाति से संबंधित आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसके बाद है कि उर्दू जो है इसको दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना था? तो उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला अगर भारत का पूछेगा तो बिहार जो है पहला राज्य बना था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। और हमारे यहाँ राजभाषा की बात करेंगे तो राजभाषा जो है सबसे पहले तो हिंदी है, सबको पता होगा। हिंदी के बाद बना था आपका उर्दू, और उर्दू के बाद है मैथिली। तो ये 3 भाषाओं को याद रख लीजिएगा जो कि राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। तो अगर उर्दू की बात करता है तो उर्दू वाले अगर प्रश्न से संबंधित है तो इसको भी याद रखिएगा कि 1986 ईस्वी में इसको मान्यता दी गई थी। तो इस तरह से आपका आंसर जो हो जाएगा कि जो बिहार है उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में 1986 में इसने स्वीकार किया था, और ये पहला भारत का राज्य बन चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है। तो जिला परिषद अध्यक्ष की बात करेंगे तो ये अपना त्यागपत्र जो होता है जिला दंडाधिकारी को देता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि जिला परिषद का अध्यक्ष जो होता है राज्य दंडाधिकारी को जो है जिला वाला उसको दे देता है। तो इस तरह से हमारा आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा जिला दंडाधिकारी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है। तो अगर आप लोगों ने बिहार के मैप वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आप लोगों को अच्छे से मैंने बता रखा है कि बिहार का जो देखिए नेपाल जैसे कि हम लोग जानते हैं उत्तर साइड में है, और पूछ रहा है पश्चिम बंगाल की बात करेंगे तो पूर्व में है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है। और अगर इधर देखते हैं तो हम लोग आपको कॉर्नर पे बता रखे थे पिछले वीडियो में कि कॉर्नर पे जो डिस्ट्रिक्ट मिलता है वो कौन सा है, किशनगंज है। तो यही किशनगंज है जो कि पश्चिम बंगाल से भी सीधा सीमा साझा करता है और नेपाल से भी सीमा साझा करता है। और यही चीज़ अगर हम लोग पूछ रहे थे यहाँ पे कि कौन नेपाल के साथ भी सीमा साझा करता है और यूपी से भी, तो वो था आपका पश्चिमी चंपारण। ये चीज़ भी आप लोगों को बता रखे थे। तो इससे संबंधित देखिए जितना भी वीडियो है आप लोगों को पिछले वीडियो में इसको बना दिया गया है। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट से संबंधित, सीमा से संबंधित, या फिर कौन सा जिला है जो कि किसके साथ कितना सीमा बना रहा है, नेपाल के साथ कौन है, पश्चिम बंगाल के साथ कौन है, उत्तर प्रदेश के साथ कौन है और झारखंड के साथ कौन है, तो टोटल का एक अलग से वीडियो बना करके हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपको किसी भी तरह का जिला से संबंधित दिक्कत होगा तो आप उसको देख लीजिए, क्योंकि पिछले परीक्षा में जो अभी 67वीं बीती थी तो आप लोग जान रहे हैं कि ऑलरेडी पटना के बारे में पूछा था कि पटना से कितने जिले सीमा साझा करते हैं। तो पटना के बारे में भी ऑलरेडी बता रखे हैं कि 9 जिला है जो कि सीमा साझा करता है। तो ये चीज़ भी अच्छे से डिटेल वाइज पूरा समझाया गया है, तो उसको जा करके जरूर देखिए, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, कि बिहार का कौन सा जिला है जो नेपाल और पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है, तो किशनगंज हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर नेपाल की बात करते हैं तो अगर भारत का मैप आपको याद हो तो भारत के मैप में जैसा कि हम लोग ऊपर से देखते हैं, जम्मू कश्मीर से इधर आप नीचे आते हैं तो ये चीज़ कुछ इस तरह का है। तो यहाँ पे हम लोग के बिहार मिल जाता है और बिहार वाला सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा टच करता है किसको, नेपाल को। और टोटल दूरी भी हम लोग बताए थे इसको कि टोटल दूरी की बात करेगा तो 729 किलोमीटर है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, और टोटल कहेगा तो 1751 किलोमीटर है जो कि नेपाल के साथ भारत की सीमा साझा करती है। तो इसको भी याद रखिएगा कि 1751 किलोमीटर है जो कि भारत की सीमा नेपाल के साथ टच करती है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहेगा तो 729 किलोमीटर अपने बिहार की सीमा साझा करती है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो बिहार हो जाएगा कि नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य पूछेगा तो बिहार है 729 किलोमीटर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। तो जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में ये चीज़ भी बता रखे हैं कि बिहार के जो अगर हम लोग बात करते हैं उत्तर पश्चिम साइड में, तो उत्तर पश्चिम साइड में यहाँ शिवालिक की कुछ पहाड़ियाँ हैं, और शिवालिक की इसी पहाड़ियों में जो पश्चिम चंपारण हमको मिलता है, वेस्ट चंपारण, तो पश्चिमी चंपारण में हम लोगों को एक सोमेश्वर की पहाड़ी यहाँ मिलती थी। तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी ही है जहाँ पर कि हम लोगों को सबसे ऊंची चोटी मिलती है पूरे बिहार की। और वही बात करते हैं अगर दक्षिण बिहार की, तो दक्षिण बिहार की बात करेगा तो यहाँ पे आपको खड़गपुर की पहाड़ियाँ मिल जाएंगी जो कि सर्वोच्च पहाड़ी के रूप में आपको मिल सकती हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा पूरे बिहार का तो सोमेश्वर श्रेणी हो जाएगी जो कि पश्चिमी चंपारण में पड़ती है, इसको भी याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है। तो सर्वाधिक वर्षा की बात करेगा तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पूर्व से ही हमारे यहाँ भारत की बात करते हैं तो भारत में जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, अर्थात जो भारत का मैप अगर आप इस तरह से देख रहे हैं तो जो भारत का मैप है वो कुछ इस तरह का है, और जो वर्षा आती है वो दक्षिण पश्चिम वर्षा आती है इस तरह से। तो ये जो वर्षा आती है इधर से जाती है पूरब से पश्चिम की तरफ। तो पूरब से पश्चिम की तरफ जब भी हम प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले हम लोग का कौन मिलता है, पूर्वी जिला। आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे हैं सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, किशनगंज है। अगर सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है तो सबसे पहले बारिश यहीं पे होगी। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कटिहार किशनगंज हो जाएगा। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसके बारे में भी ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो किशनगंज हो जाएगा जहाँ पे कि सबसे पहले वर्षा होती है, ये याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है कि बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंडई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था। तो सेंडई फ्रेमवर्क करेगा तो ये आपदा प्रबंधन से संबंधित है, इसको भी याद रखिएगा। और ये 2015 ईस्वी में लागू किया गया था, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद है कि बिहार का कौन सा जिला है जो कि जूट उत्पादन में अग्रणी है। तो जूट उत्पादन की बात करेगा तो जूट उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य जो है वो पूर्णिया है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। और अगर राज्यों में बात करता है तो राज्यों में पश्चिम बंगाल है, इसको भी याद रखिएगा कि राज्यों में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। उसके बाद बात करते हैं आगे कि गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी है जो प्रमुख रूप से पाई जाती है। तो ये चीज़ ऑलरेडी आप लोगों को मिट्टी वाले सेक्शन में बताया गया है कि मिट्टी जो मिलता रहा था, यहाँ पे पूछ रहा है कि दक्षिणी भाग में। तो गंगा के दक्षिणी भाग की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को कैवाल मिट्टी जो था, करल कैवाल बताया था कि पूरे बीच वाले सेक्टर में यहाँ जितना भी एरिया दिख रहा है यहाँ पे करल कैवाल मिट्टी मिलती है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, करल कैवाल मिट्टी। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को नदी वाले सेक्शन में बता रखे हैं, अगर आप लोगों को डाउट होगा तो जा करके उसको देख सकते हैं। नदी वाले सेक्शन में आप लोगों को बता रखे थे कि जो कर्मनाशा नदी है यहाँ कैमूर पहाड़ी से निकलती है जो कि यहाँ विंध्य श्रेणी की चट्टानें हैं, और यहाँ से निकलते हुए ये बॉर्डर बनाते हुए बिहार और यूपी का ले जाकर यहाँ पे चौसा में जो है गंगा, बक्सर के चौसा में जाकर के क्या करती है कि गंगा नदी से मिल जाती है। तो ये चीज़ आप लोगों को ऑलरेडी उस सेक्शन में बता रखे हैं कि बिहार की जो कर्मनाशा नदी है यही है जो कि बिहार से निकलती है, और बिहार से निकलने के बाद बॉर्डर बनाते हुए जाकर के बक्सर के चौसा में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो चौसा के निकट जो हो जाएगा, यह जा करके गंगा से मिल जाती है। ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है। उसका चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कांवर झील पूछ रहा है कि बिहार के किस जिले में अवस्थित है। तो कांवर झील की बात करते हैं तो चलिए पहले इसके बारे में बताते हैं। कांवर झील तो सबको ऐसे ऑलरेडी पता होगा कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में अवस्थित है, और कांवर झील की हम लोग बात करते हैं तो बिहार में ये लगभग बेगूसराय में अवस्थित है। और बेगूसराय जो है बूढ़ी गंडक जो आती है उसी के विसर्पण से बेगूसराय जो है, बेगूसराय में जाने के बाद जो बूढ़ी गंडक आती है, बूढ़ी गंडक नदी के विसर्पण से ही कांवर झील का निर्माण हुआ है। और यह एकमात्र ऐसा पूरे बिहार में ऐसा झील है जिसको कि यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। तो इसको भी याद रखिएगा, कांवर झील है। उसका नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है। तो मुंगेर में ऑलरेडी बता रखे थे आप लोगों को कि जितना भी देखिए रामायण से संबंधित और महाभारत से संबंधित जितने लोगों का नाम मिल जाए तो लगभग मैक्सिमम लोगों का जो मिलेगा आपको झील वो सभी मिलेगा कहाँ, मुंगेर में मिलेगा। तो उससे संबंधित अब देख लीजिए, जैसे सीता कुंड है रामायण वाला, ऋषि कुंड है ये भी है, रामेश्वर कुंड कहेगा ये भी। तो ये तीनों का तीनों कुंड कहाँ मिलेगा, मुंगेर में मिलेगा। तो इससे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो 1 से अधिक हो जाएगा।
तो इसको अच्छे से याद करना होगा कि मुंगेर में कौन कौन सा है जलकुंड। तो अच्छे से याद रखिएगा कि रामायण महाभारत से संबंधित जितने भी लोगों का नाम आएगा तो सभी का झील कहाँ मिलेगा, कुंड जो गर्म है मुंगेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपुर नहर का परियोजना जो है किस नदी पर बनाया गया है। तो ये कोसी नदी का है, आपको पता ही होगा ऑलरेडी, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोसी नदी पर ही राजपुर नहर परियोजना भी बनाई गई है। और कोसी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि बिहार में भ्रंश घाटी से होकर के प्रवेश करती है। इसको भी याद रखिएगा कि दो पहाड़ों के बीच से होकर के प्रवेश करती है, जिसको कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होना कहा जाता है। तो ऐसी एकमात्र नदी है बिहार में कोसी नदी। और अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो उधर नर्मदा और ताप्ती के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, जानते हैं उसके बारे में, तो वो चीज़ आपका हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग बात करें तो बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात कर रहा है तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा हो जाएगा शेखपुरा, और सबसे बड़ा की बात करेगा तो पटना हो जाएगा। तो ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना कि सबसे छोटा कहेगा तो शेखपुरा और सबसे बड़ा कहेगा तो पटना हो जाएगा। और लिंगानुपात की दृष्टि से कहेगा तो गोपालगंज सर्वाधिक है और मुंगेर सबसे कम, ये भी याद रखिएगा। और उसी में जनसंख्या घनत्व अगर आपसे पूछ दे तो जनसंख्या घनत्व में भी आप लोगों को बता रखे हैं कि जो हम लोग का शिवहर है उसमें सबसे ज़्यादा 1880, और कैमूर जो है हम लोग का पड़ता है कॉर्नर साइड में, यहाँ 488 सबसे कम है। तो ये चीज़ भी कुछ फैक्ट ऑलरेडी पीछे वाले वीडियो में फैक्ट से संबंधित चीज़ें बता रखे हैं, तो वो चीज़ जा करके आप सब्जेक्टिव वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का शेखपुरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है। तो महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम कहेगा तो सहरसा का है, और सबसे सर्वाधिक कहेगा तो वो रोहतास का है, ये भी याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो कर्नाट वंश के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था कि कर्नाट वंश का पहला शासक जो संस्थापक था वो नान्यदेव था, और अंतिम शासक की बात करेगा तो हरि सिंह था, इसको भी याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा हुआ भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी। तो अगर पाल शासकों की राजधानी की बात करेगा तो देवपाल था, जिसकी राजधानी जो कि मुंगेर के बिहार में थी। ठीक है, और इससे पहले जो एक पढ़े थे हम लोग बक्सर वाला युद्ध में, तो बक्सर वाले युद्ध में मीर कासिम भी था, जिसने कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी, तो इसको भी याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करने वाला सुल्तान कौन था। तो दरभंगा की बात करेगा तो मोहम्मद बिन तुगलक था, एमबीटी, जो कि आकर के यहाँ पे इसने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी। तो शेरशाह जो था इसको चेरो राजवंशों ने सहायता दिया था, और चेरो राजवंश जो है वो अगर बिहार यूपी की बात करते हैं तो यह इसके पश्चिमी साइड में पूरा अवस्थित था चेरो राजवंश उस समय, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके उसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था, तो कौन था। नाम है उसका दरिया खान नुहानी। ये चीज़ ऑलरेडी हम लोग पढ़ रखे हैं, सब्जेक्टिव वाले वीडियो में आप जा करके देखिए, सब्जेक्टिव वाली चीज़ में आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अगर आपको देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कंप्लीट बनाना है कि ऑब्जेक्टिव हम किस तरह से सही करें, गलती हो जा रहा है मेरा बार बार, तो आप जा करके पहले सब्जेक्टिव वीडियो पढ़िए। तो सब्जेक्टिव अगर आप पढ़े रखे हैं तो उससे संबंधित टोटल स्टोरी आपको याद हो जाएगी, और कोई भी प्रश्न अगर उससे पूछेगा तो आप एकदम सडन उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं और सही होगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो दरिया खान नुहानी हो जाएगा। उसका नेक्स्ट है कि चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 26 जून 1539 हो जाएगा। तो चौसा के युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था, और इसी के जस्ट बाद में हुआ था बिलग्राम का युद्ध 1540 में, और उसके बाद इसने उसको हरा करके हुमायूं को और स्वयं गद्दी पर बैठ गया था शेरशाह, इसको याद रखिएगा। और अगर शेरशाह की बात करता है तो शेरशाह का मकबरा जो है वो अगर पूछ दे तो सासाराम में स्थित है, ये भी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि शेरशाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहाँ पे है। तो शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला की बात करेगा तो ये सासाराम में है, अभी जस्ट आप लोगों को बताया उसी से संबंधित है। शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया था, पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किस किताब में है। तो तारीख़ दाऊदी जो पुस्तक है उसी में इसकी चर्चा मिलती है, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या सूबेदार नियुक्त किया था। तो वो खानम था, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ था। तो सबसे ज़्यादा विद्रोह जो हुआ था अकबर के टाइम में हुआ था, और इसी के शासनकाल को हिंदी का स्वर्ण युग या फिर साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, जो कि मौर्य वंश से संबंधित है, मुगल वंश से। उसके बाद है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में से बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था। तो अगर बात करें गुरु नानक की, तो गुरु नानक ने लगभग तीनों जगहों पर भ्रमण किया है, चाहे मुंगेर हो, राजगीर हो, भागलपुर हो, तो इसका आंसर जो हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की कि मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार और बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष में स्वतंत्रता प्रदान की थी।
जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ रखे हैं इस चीज़ को कि जो फर्रुखसियर था सबसे पहले तो इसने अंग्रेज़ों की पटना कंपनी को बंद करवा दिया था, और बंद करवाने के बाद इसने क्या किया था कि इसे एक बीमारी हो गई थी जो उस समय एक लाइलाज बीमारी थी, और इसी लाइलाज बीमारी को एक अंग्रेज डॉक्टर था जिसने कि ठीक कर दिया था। और इसी से प्रसन्न होकर के फर्रुखसियर ने क्या किया था कि 1717 ईस्वी में अंग्रेज़ों के नाम का एक शाही फरमान जारी किया था, और उसके बाद बिहार बंगाल में व्यापार करने के लिए ये लोग को स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा। और इसी के बाद 1718 ईस्वी में पटना में जो इनकी फैक्ट्री थी अंग्रेज़ों की उसको फिर से स्थापित करने का अनुमति भी दे दिया था। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा आप लोग। उसका नेक्स्ट है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेज़ों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अगर पटना में फैक्ट्री की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका शाहजहाँ। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, पटना में शाहजहाँ के टाइम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। और अगर पूछेगा कि अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज़ों का जैसा कि आप लोगों को पहले बता रखे हैं कि अंग्रेज़ों की सबसे पहली फैक्ट्री 1920 में स्थापित हुई थी, लेकिन यह असफल रह गई थी। उसके बाद जाकर के 1951 ईस्वी में पीटर मुंडी के प्रयास से यह फैक्ट्री स्थापित होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा अच्छे से। उसके बाद है कि अंग्रेज़ों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जो है जॉब चार्नोक कब बना था। तो जॉब चार्नोक के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता रखे हैं। जॉब चार्नोक के बारे में पहले से हम लोग पढ़ चुके हैं कई बार कि जॉब चार्नोक जो था वो 1664 ईस्वी में पटना जो अंग्रेज कंपनी था उस समय उसका हेड बन के आया था, और 16 वर्षों तक कंटिन्यू 1680 ईस्वी तक रहा था। ये चीज़ भी हम याद रखना है। और जब ये उस समय बना था पटना के कंपनी का प्रधान, तो उस समय इसने क्या किया था कि इतना ज़्यादा व्यापार व्यवसाय को बढ़ा दिया था कि इसका लाभ जो था बिहार के जो नवाब थे उससे भी ज़्यादा हो गया था, शाइस्ता खान। तो उसके बाद शाइस्ता खान ने कहा था कि जॉब चार्नोक को कि पटना कंपनी पर हम 3.5% का टैक्स लगा रहे हैं, आप उसको दीजिए और अपना व्यापार व्यवसाय कीजिए। तो इसी से नाराज़ होकर के जॉब चार्नोक ने क्या किया था कि 1680 में अब कंपनी के प्रधान पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। और इस्तीफ़ा देने के बाद इसने क्या किया था कि जा कर के हुगली में जो पुर्तगालियों की कंपनी थी उसको लूट लिया था। और इसी से नाराज़ हो करके जो शाइस्ता खान ने क्या किया था कि बिहार बंगाल और उड़ीसा में जितने भी अंग्रेज़ों की कंपनियां थी उसको जब्त कर लिया, और जो पटना कंपनी थी इसको 1687 ईस्वी में बंद भी करवा दिया था। तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो इस तरह से जो हमारा आंसर बन जाएगा वो 1664 हो जाएगा। उस समय ये बन के आया था और 1680 तक कंटिन्यू रहा था, 16 सालों तक। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था। तो अंग्रेज यात्री की बात करते हैं तो सबसे पहले आने वाला जो था वो रॉल्फ फिंच था। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। और बिहार में होम रूल लीग की स्थापना की बात करेंगे तो देखिए होम रूल लीग के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को बता रखें कि नेशनल में अगर हम लोग जाते हैं तो अप्रैल मंथ में, अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक जो थे इनके द्वारा पूना में स्थापित किया गया था सबसे पहले। और इसके बाद जस्ट बाद अप्रैल के बाद सितंबर आता है, तो सितंबर में फिर एनी बेसेंट जो थी इनके द्वारा मद्रास में स्थापित किया गया था, जो कि ओवरऑल पूरे भारत में चल रहा था। ये था होम रूल लीग आंदोलन जो कि नेशनल लेवल पे चल रहा था, और इसी का प्रभाव आया था बिहार में भी। तो बिहार में एनी बेसेंट जो थी 2 बार आई थी भ्रमण करने के लिए, और ताकि होम रूल लीग को बढ़ावा दिया जा सके। और यही जो था 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर 1916 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो ये चीज़ दोनों आप लोगों को बता रखें कि अगर 27वें अधिवेशन की बात करेगा तो पटना के बांकीपुर में हुआ है, इसको भी याद रखिएगा। और अगर 37वें अधिवेशन की बात करेगा तो 1922 ईस्वी में गया में हुआ था, और इसके अध्यक्ष बने थे CR दास। ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और अगर पटना वाले की बात करेंगे तो RN मोधोलकर थे, जो कि 1912 ईस्वी में हुआ था ये बैठक, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो पटना पूरे बिहार की बात करेगा तो सिर्फ 2 बार हुआ है, 1912 में जो 27वें नंबर का था, और 1922 की बात करेंगे जो कि 37वें नंबर का था। तो दोनों के बारे में फुल डिटेल वीडियो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, उसको जाकर के अच्छे से देख लीजिए पीछे वाले वीडियो में। इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा आपका 16 पटना में जो हुआ था 27वां अधिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 जो हुआ था उस समय फांसी की सज़ा किसे दी गई थी। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर बम कांड से अगर बात करेगा तो 2 लोग सम्मिलित हैं, एक तो खुदीराम बोस थे और दूसरा प्रफुल्ल चाकी थे। तो जब इन्होंने किंग्सफोर्ड की गाड़ी के ऊपर बम फेंकना चाहा था, लेकिन गलती से कनेडी की गाड़ी पर फेंक दिए थे, जिससे कि उसकी पत्नी और बेटी जो थी वो मर गई थी। और उसके बाद ये दोनों लोग भाग गए थे। उसके बाद इन दोनों को पकड़ा गया था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी को, लेकिन प्रफुल्ल चाकी वहाँ से भागने में कामयाब हो गए थे और खुदीराम बोस को पकड़ लिया गया था। तो प्रफुल्ल चाकी जब आगे बढ़े थे तो समस्तीपुर जाते समय एक दरोगा के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है। इसके बाद इन्होंने क्या किया था कि सुसाइड कर लिया था। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि ये सुसाइड कर लिए थे, लेकिन फांसी किसको दी गई थी तो खुदीराम बोस को। और जब इनको फांसी दी गई थी
तो ये प्रश्न इनसे पूछा है कि जब इनको फांसी दी गई थी तो इन्होंने एक नारा दिया था और उसके बाद ये फांसी के तख्ते पर झूल गए थे। तो वो नारा था हल्ला बोल। ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है, ये अगर परीक्षा में आपसे पूछता है तो ये नारा दिए थे हल्ला बोल। और इन्होंने 4 डिमांड की थी कि हमारी 4 लास्ट इच्छाएँ हैं जो कि पूरी की जाए। तो उसमें से चारों इच्छाएँ के बारे में और पढ़ाया गया है आप लोगों को, लेकिन उसमें से अगर बताएं तो 3 इच्छाएं थी जो कि नहीं पूरा गया था, और चौथा इच्छा जो था कि हाथ में गीता को लेकर के फांसी पर झूलना है, तो वो चीज़ इनका पूरा किया गया था। और 3 इच्छाएं जो थी इनके घर से संबंधित थी। तो खुदीराम बोस को बिहार से फिर बंगाल ले जाना वो पॉसिबल नहीं था, इस वजह से उन्होंने उसको मना कर दिया। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि जो फांसी की सज़ा दी गई थी वो खुदीराम बोस को दी गई थी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंपारण में कृषि की स्थिति की जाँच के लिए नियुक्त जांच समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो FG सलाई थे। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा, ये पूछा हुआ प्रश्न है, FG सलाई। उसका नेक्स्ट है कि बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो बिहार आने वाला कहेगा तो सबसे पहले मेगास्थनीज था, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। उसके बाद है कि 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अगर महावीर के जन्म की बात करेगा तो कुंडग्राम में है, इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। और अगर बात करें हम लोग गौतम बुद्ध की तो वो लुम्बिनी में है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो अगर अशोक वाली बात करेगा तो ये तीनों स्थित है बिहार में ही। लौरिया आर्यराजगढ़ या फिर रामपुरवा की बात करें या लौरिया नंदनगढ़, ये तीनों का तीनों जो है वो बिहार में अवस्थित है। तो इस तरह से हमारा जो आंसर हो जाएगा 1 से अधिक हो जाएगा, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो अगर कनिष्क की बात करेंगे तो कनिष्क जो था इसने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने आश्रय दिया था? तो वो था अश्वघोष। इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि ये क्या किया था कि कनिष्क ने अश्वघोष को ले जाकर के सोचा था कि अपना चौथा जो बौद्ध संगीति हो रहा है उसका अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन वसुमित्र जो था ये चाहता था कि हम अगर यहाँ से हैं लोकल तो हम ही इसके अध्यक्ष बनेंगे। इस वजह से चौथे बौद्ध संगीति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था वहाँ वसुमित्र अध्यक्ष बन जाते हैं और अश्वघोष को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर बात करेगा इसका तो आंसर जो हो जाएगा वो अश्वघोष हो जाएगा। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात करेगा तो आप लोगों को भी ऑलरेडी पता होगा कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। और चारों की बात करेगा तो चारों याद रख लीजिएगा अच्छे से, सीक्वेंस में 3 जो है बिहार में है और 1 कश्मीर में है। ठीक है, राजगिरी हुआ था पाटलिपुत्र, राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन कश्मीर में। तो ये चारों आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है कि राजगिर में, फिर वैशाली में, फिर पाटलिपुत्र और उसके बाद लास्ट हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। उसका नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति की अगर अध्यक्षता की बात करेगा तो देखिए नाम कौन सा पूछ रहा है? 3। तो 3 को हम लोग क्या कहते हैं? 30 से कहते हैं, मतलब 30 से याद रख लीजिएगा कि 30 से जब भी कहेगा तो 3 से। तो मोगलीपुत्र तिष्य जो थे वो तीसरे बौद्ध संगीति की अध्यक्षता इनके द्वारा की गई थी, मोगलीपुत्र तिष्य के द्वारा, इसको भी याद रखिएगा। अगर बात करते हैं हम लोग पहले की, तो पहले से जो संबंधित है महाकश्यप, इनको भी अच्छे से याद रखिएगा। और अगर बात करते हैं हम लोग चौथे की, तो चौथा जो है वो वसुमित्र हैं, और अभी बताया है कि अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो इसको भी याद रखिएगा कि वसुमित्र जो थे वो चौथे के हेड बने थे। तो इस तरह से सबके बारे में अच्छे से आपको याद रख लेना है। और अगर सीक्वेंस पूछ दे राजाओं का तो राजाओं के सीक्वेंस को भी याद रख लीजिएगा कि पहले जो थे वो अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क, इन 4 राजाओं के सीक्वेंस में चारों बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। उसके बाद बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की आज के वीडियो का, वो है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो जैसे ही अगर बात करता है इसका तो वो हो जाएगा आपका शिशुनाग वंश, इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। और शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो शिशुनाग ही था, इसको भी अच्छे से आप लोग याद रखिएगा। और अगर देखिए अगर आपको याद रख लेना है कि मगध पर कौन कौन आया था तो हसीन मशूक शाह अच्छे से याद रख लीजिए। एक ट्रिक आप लोगों को बताए हुए हैं पीछे कि हसीन मशूक शाह जो हैं, ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। और इसका ट्रिक के अनुसार हम लोग बनाए थे कि सबसे पहले हर्यक आया था, उसके बाद शिशुनाग, फिर नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, उसके बाद था कण्व वंश, उसके बाद सातवाहन, ये था। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लीजिएगा। तो इस तरह से अगर सीक्वेंस में कोई भी दे दे तो आप उसको बना सकते हैं हसीन मशूक शाह से। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन का जो वीडियो है उसको कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम टोटल क्वेश्चन जो है उसको पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं, और डिटेल में पढ़ने की वजह से ये जो 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन न रह के 3-4 क्वेश्चन जो है हर क्वेश्चन में हम लोग एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो ये 150 से 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा कि एक वीडियो में हम लोग 150 से 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं। और ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इस वजह से, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन पर सिर्फ आप एक पढ़िएगा तो उससे संबंधित अगर कोई दूसरा प्रश्न आएगा तो आप उसको नहीं बना पाइएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरे क्वेश्चन को डिटेल वाइज पढ़ते हैं, ताकि कोई भी प्रश्न अगर इससे संबंधित आता है तो वो छूट नहीं सकता है। तो ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और इसी तरह का वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लोगों का चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना न भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।